बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की हुई है और उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। सो बेटा, मैंने आपको कॉपर की प्योरीफिकेशन सिखा दी, फिर मैंने आयरन के बारे में बता दिया कि आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में कैसे प्योरीफाई किया जाता है। फिर आपको मैंने आयरन की टाइप्स बता दी, कास्ट आयरन और पिग आयरन, ठीक है। और रॉट आयरन, कास्ट आयरन और पिग आयरन। और रॉट आयरन में सबसे ज़्यादा इम्प्योर पिग आयरन, सेकंड नंबर पे हमारे पास कास्ट आयरन, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे सबसे प्योर है वो हमारे पास है रॉट आयरन। और स्टील ये आ जाता है बीच में, क्योंकि इसमें हम कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो प्योरिटी है स्टील की वो होती है जी कास्ट आयरन और रॉट आयरन हमने किस प्रोपोर्शन में ली है। अच्छा, आज हमारे पास क्वेश्चन है कि आयरन जो है वो अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, धरती के ऊपर। और वाई आर द एलिमेंट विद हायर एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंगली रेयर। मतलब हमारी अर्थ क्रस्ट में आयरन ही ज़्यादा क्यों मिलता है, बाकी एलिमेंट क्यों नहीं ज़्यादा मिलते जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है, यानी बड़े एटम्स क्यों नहीं मिलते। सो आज गूगल मीट ऐप में भी मैंने ये क्वेश्चन समझाया था, फिर आपको समझा रहा हूँ कि बेटा बात इस तरह है कि जो एटॉमिक नंबर है ना आयरन का वो 26 है, छोटा एटॉमिक नंबर है, इवन है एटॉमिक नंबर। इस करके इन बातों के करके उसकी जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इसके एटम हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। इस करके जो आयरन है वो हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट इन आवर नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी बेटा ऑड और इवन का चक्कर है। जितने ऑड नंबर वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं वो नेचर में नहीं मिलते, जितने इवन नंबर वाले हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितने भी इवन नंबर वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर आपके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है। बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी की मदद से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर पाते हैं। अब अगर हम नीचे आ जाएं तो बड़े बड़े जो एलिमेंट है वो हमें अर्थ क्रस्ट में क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि बेटा उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है और वहाँ पे कंबाइन नहीं हो पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं। प्रेजेंट जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। इस करके आपको ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, नहीं मिलता नेचर में, ठीक है। फिर उसके बाद है कॉपर और सिल्वर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे रखे हुए हैं। फिर भी ये कंपाउंड बना लेते हैं सल्फाइड के साथ, ठीक है, सल्फर के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। ऐसा क्यों? देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि चक्कर ये है इनकी जो पोलराइजिंग पावर जो होती है ना इन कॉपर और सिल्वर के कटायन की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इस करके वो जल्दी से सल्फर के साथ कंबाइन करके कॉपर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड नाम के सल्फाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर मॉइस्चर भी बहुत जल्दी अटैक करता है। मैंने आपको बताया था सुबह भी कि जितने भी सिल्वर से बने हुए कंपोनेंट चीज़ें होती हैं, सिल्वर से जो चीज़ें बनती हैं बेटा, उन चीज़ों में आप नोटिस करोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उनके अंदर जो होता है टार्निशिंग हो जाती है। सिल्वर की कोई भी आप चीज़ खरीद लो, आपको उसको कई साल बाद देखो, और ख़ासकर जो आप घर में कहीं बॉक्स में नहीं रख रहे, आप जिसको पहन रहे हो, जैसे आप चेन पहन रहे हो, सिल्वर के टॉप्स पहन रहे हैं आप, ठीक है, सिल्वर का आपने कड़ा पहना हुआ है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो काला क्यों पड़ता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। ये नेचर है कॉपर का और सिल्वर का, ठीक है। तो इस करके ये माना कि हाइड्रोजन के नीचे इनकी रिएक्टिविटी है, पर ये हमेशा सल्फर से रिएक्ट कर जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जी प्रिंसिपल ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बताइए। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल डिस्कस करना है, और इसमें स्टेबलाइजर और डिप्रेसेंट का क्या रोल है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या करता है
कि भी जितनी भी ओर है वो प्रेफरेंशली वेटेड हो जाती है, ऑयल से वेट हो जाती है, जबकि जो गैंग पार्टिकल है वो वेट होते हैं विद वाटर। सिंपल सी बात है। ये प्रोसेस हम उन ओर्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर मेटल्स ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं ऑयल में और इम्प्योरिटी ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं वाटर में। ओके। और दूसरी बात भी इसमें याद रखना, वो वाली ओर को भी प्रेफर करते हैं जिसमें मेटल्स आर लाइटर देन इम्प्योरिटीज़। सो क्या प्रोसेस है, क्या सेटअप है, आपने एक बहुत बड़ा टैंकर लेना है, टैंकर में आपने पानी भरना है, उसमें आपने टर्पेंटाइन ऑयल मिक्स करना है थोड़ी परसेंटेज, फिर उसके अंदर आपने एयर ब्लो करने के लिए ट्यूब डालनी है, एजिटेटर डालना है जिससे तेज़ तेज़ झाग बनेगा। फिर इसके अंदर दो चीज़ें डलेंगी, एक इसमें डलेगा स्टेबलाइज़र और एक जलेगा डिप्रेसेंट। ठीक है। अब स्टेबलाइज़र और डिप्रेसेंट का क्या काम है? स्टेबलाइज़र क्या करता है बेटा, झाग को बना के रखता है। और डिप्रेसेंट का क्या काम है? डिप्रेसेंट का काम है बेटा कि मेटल को नीचे नहीं जाने देता, मेटल को ऊपर ही रखता है झाग में। ठीक है। और इम्प्योरिटी को नीचे रखता है पानी में। धीरे धीरे सारी इम्प्योरिटी नीचे सेटल हो जाती है और झाग के अंदर सारी मेटल आ जाती है। बस इस झाग को जब हम सेपरेट कर लेते हैं, झाग उड़ जाता है, पीछे प्योर मेटल आपको मिल जाती है। सो ये सारे का सारा प्रोसेस है। ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल क्या है कि आपको सभी को पता है कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है पानी से, इसी करके ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। यही रीज़न है ना, यही रीज़न है कि वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है। तो बस कि ऑयल के अंदर आपकी सारी इम्प्योरिटी चली जाएगी, झाग की फॉर्म में रहेगी, उसको मेटल चली जाएगी। ऑयल में मेटल जल्दी डिजॉल्व होगी, वो उसी में रहेगी, यानी और ऊपर फ्लोट करेगी, उसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटी है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी। समझ आ गया बेटा? अब हम आगे चलें तो आइए इसका प्रिंसिपल पढ़ लें। This method is based on the fact that the ore particles are preferentially wetted by oil, whereas the gangue particles are preferentially wetted by water. अब लीजिए रोल ऑफ स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर स्टेबलाइज द फ्रोथ इन द प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यही मैंने बताया था, स्टेबलाइजर झाग को बना के रखता है, इतनी जल्दी झाग को बैठने नहीं देता। ठीक है। तो जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है झाग बनी हुई है, झाग नहीं बैठेगी। ठीक है। उसके बाद आ गया जी रोल ऑफ डिप्रेसेंट। रोल ऑफ डिप्रेसेंट में केमिकल कंपाउंड, ठीक है, डिप्रेसेंट का जो काम करता है उसकी एक पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है कि वो मेटल सल्फाइड के साथ फॉर्म झाग बनाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद केमिकली उसके साथ कंबाइन करके अब उसको रखता है ताकि उसको झाग में ही रखे। सो डिप्रेसेंट का रोल ये है कि मेटल को झाग में रखना, उसको नीचे नहीं आने देना, नीचे सिर्फ इम्प्योरिटी होगी। ठीक है। अब एग्जांपल दी हुई है, सोडियम साइनाइड एक तरह का डिप्रेसेंट है, NaCN। अब डिप्रेसेंट क्या करता है, दो डिफरेंट मेटल सल्फाइड बाय फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस में उसको मेटल सल्फाइड को सेपरेट करने में मदद करता है। सोडियम साइनाइड हेल्प इन सेपरेशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड प्रेजेंट इन सेम मिक्सचर। लेड सल्फाइड डज नॉट कंबाइन विद सोडियम साइनाइड एंड इजिली फॉर्म फ्रोथ इन द प्रोसेस। तो आपके पास दो ओर हैं, एक जिंक सल्फाइड की ओर है, एक लेड सल्फाइड की ओर है। इसको आपको फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस से सेपरेट करना है। आपने इसमें डिप्रेसेंट डाल देना सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड रिएक्ट कर जाएगा जिंक सल्फाइड के साथ, सो उसको रख लेगा वो नीचे ही। ठीक है। और आपके पास सोडियम जो साइनाइड है वो लेड सल्फाइड से रिएक्ट नहीं करेगा और इजीली लेड सल्फाइड सारे का सारा आपको कहाँ मिलेगा, झाग में मिलेगा और उसको आप सेपरेट कर लोगे। तो लेड सल्फाइड आपने सेपरेट कर लिया, पीछे बच गया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड पीछे क्यों बच गया? क्योंकि जिंक सल्फाइड डिप्रेसेंट से रिएक्ट कर जाएगा तो वो झाग में ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा, झाग में नहीं जाएगा। तो झाग में सिर्फ क्या आ जाएगा, लेड सल्फाइड, जो सोडियम साइनाइड से रिएक्ट नहीं करता। तो ये रोल है डिप्रेसेंट का। डिप्रेसेंट का रोल होता है मेटल को वापस लिक्विड में ना जाने देना, उसको झाग में ही रखना। और स्टेबलाइज़र का क्या रोल होता है? स्टेबलाइज़र का रोल होता है कि कंटिन्यूसली फ्रोथ को स्टेबलाइज रखना। ठीक है। स्टेबलाइज रखने से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज फ्रोथ को रखने से ये हो जाएगा कि आपकी झाग नीचे नहीं बैठेगी टाइम से पहले। तो जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप झाग को बाहर निकाल लोगे एंड इट विल बी डन। ओके बेटा, आगे चलते हैं।
जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द चॉइस ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर केस depends on thermodynamic factor. How far do you agree with this statement? Support your opinion with example. So कहता कि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट को चूज कर रहे हैं, वो सारा का सारा थर्मोडायनामिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. आइए उसको डिस्कस करें. फॉर एग्जांपल हमारे अगर हम देखें कि जो फ्री एनर्जी होती है फॉर्मेशन की सल्फाइड्स के लिए हमेशा ज़्यादा होती है देन H2S. ठीक है. अब कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो एंडोथर्मिक कंपाउंड है. हाइड्रोजन और कार्बन आर नॉट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड. इन सम केसेस कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड जिंक रिस्पेक्टिवली बाय हीटिंग विद कोक. ठीक है. सो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिपेंड करता है आप किस तरह की ओर से उसको ट्रीट कर रहे हो, किस तरह के मेटल ऑक्साइड से उसको ट्रीट कर रहे हो. जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों प्रोसेस बेटा यहाँ पे स्मेल्टिंग हो रही है. आपको मैंने सिखाया ना स्मेल्टिंग क्या होती है. स्मेल्टिंग और रिडक्शन होती है जिसमें हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करते हैं. सो दोनों केसेस में कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में कार्बन ट्रीट करते हैं और कार्बन से हमारे पास कॉपर और जिंक बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. इसी तरह अगर आपने Fe2O3 और Cr2O3 को कन्वर्ट करना है, ये देखो यहाँ पे इसने गलत करा हुआ है, ये Fe2O3 नहीं, यहाँ पे Al2O3 होना चाहिए. ठीक है बेटा, एल्यूमिना. तो जब भी आपने आयरन की और एल्यूमिना की ओर को रिकवर करना है, सो आपको उनको ट्रीट करना पड़ेगा. आपको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा. तो जब आप नहीं ठीक था ये Cr2O3. अगर आपके पास आयरन की ओर है, क्रोमियम की ओर है, दोनों को आप एल्यूमिनियम से ट्रीट करो, आयरन और क्रोमियम बाहर आ जाएगा और Al2O3 बन जाएगा. सो कहने का भाव ये है कि अगर आप कार्बन को आयरन की और एल्यूमिनियम की ओर में यूज़ करोगे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सॉरी, क्रोमियम की ओर में यूज़ करोगे. अगर आप एल्यूमिनियम को कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. तो आप नोट कर रहे हो कि रिड्यूसिंग एजेंट हम चूज़ कर रहे हैं. कॉपर ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के लिए कार्बन, Fe2O3 और Cr2O3 के लिए एल्यूमिनियम. तो ये बेटा अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग तरह के मेटल ऑक्साइड में यूज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी इंटरेक्शन किस तरह की है. सो यहाँ पे थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी मोर स्टेबल इंटरेक्शन है. अगर हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो रिएक्शंस ही नहीं होंगी. तो इस करके रिड्यूसिंग एजेंट भी चूज़ किया जाता है. ये नहीं कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया उसको आप लोगों ने डाल दिया और आपकी मेटल प्योरीफाई हो जाएगी. नहीं, अगर कॉपर की ओर है, अगर जिंक की ओर है तो कार्बन यूज़ करना है रिड्यूसिंग एजेंट. अगर आयरन की ओर है, अगर क्रोमियम की ओर है तो एल्यूमिनियम यूज़ करना है रिड्यूसिंग एजेंट. समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लीचिंग क्या प्रोसेस है? लीचिंग बेटा वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर मिनरल को मिनरल के अंदर ओर को डिसॉल्व कर दिया जाता है और अलग अलग तरह के एसिड, बेस और रिएजेंट्स को यूज़ किया जाता है. लीचिंग मतलब कोई किसी भी ओर को पर्टिकुलर केमिकल में डिसॉल्व करना, इसको हम बोलते हैं लीचिंग. ठीक है. लीचिंग क्या है? एक प्रोसेस जिसके अंदर पर्टिकुलर मिनरल डिसॉल्व कर दिया जाता है एसिड में, बेस में या अदर रिएजेंट में डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैरेक्टरिस्टिक. अब देखिए बेयर प्रोसेस में क्या है. बक्साइट ओर कैन बी लीच बाय ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से ट्रीट करते हो सारी इम्प्योरिटी बाहर आ जाती हैं. इसी तरह सोडियम एल्यूमिनेट सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड. ये जो आपको सोल्यूशन मिला इसको फ़िल्टर कर दिया जाता है और फिल्टर करने के बाद आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है. और फाइनली जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है उसके प्रेसिपिटेट्स को ड्राई कर लिया जाता है. उसको जब हीट करते हैं आप उसको 1473 केल्विन के ऊपर, तो आपके पास
Al2O3 मिलती है, पर इसके अंदर बेटा इम्प्योरिटी बहुत कम होगी। तो ये सारा प्रोसेस क्यों किया? Al2O3 जो हमारे पास और थी उसकी इम्प्योरिटी को कम करने के लिए। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था, होप आपको समझ आएगा। गूगल मीट की हमारी क्लास हम कल रख लेते हैं, तो जो भी टाइमिंग है मैं आपको बता दूंगा, 2 बजे 1 बजे जब भी हम रखेंगे आराम से दोपहर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अटेंड करें। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है मुझे पूछ सकते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। और आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? आज हमने करे हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस करे। पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। तो शुरुआत की थी हमने कि आयरन क्यों मिलता है नेचर में इतना ज़्यादा, फिर कॉपर और सिल्वर रिएक्टिव क्यों होते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन का पूरा प्रिंसिपल सारा कुछ डिस्कस कर लिया, स्टेबलाइजर, डिप्रेसेंट। फिर आपसे मैंने डिस्कस करा रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ